नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024। जी हाँ, आपकी बोर्ड परीक्षा जो कि फरवरी में शुरू होगी, उसके लिए आज हम कक्षा 10वीं हिंदी विषय के मॉडल पेपर के साथ हाजिर हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मॉडल पेपर 2, यानी कि आपके एक मॉडल पेपर हमने अपलोड कर रखा है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर उनको भी देख लीजिए, और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सदस्यता जरूर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। आइए अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 विषय हिंदी। समय है आपके 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होने वाला है आपके 25 नंबर का। यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश हैं जो आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले आता है खंड, जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ सवाल देखने को मिल रहे हैं। कुल 12 सवाल हैं और सभी एक एक नंबर के हैं, यानी कि 12 नंबर के आपके वस्तुनिष्ठ सवाल आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला सवाल है, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, वाक्य में धोखा संज्ञा है। तो धोखा कौन सी संज्ञा है? तो धोखा भाववाचक है, समुदायवाचक है या जातिवाचक या व्यक्तिवाचक? तो धोखा भाववाचक संज्ञा है, जो कि आपके ऑप्शन अ राइट होगा। यानी कि धोखा एक भाव है जो ना तो कोई समुदाय है, ना कोई जाति है, ना कोई व्यक्ति है। इसके बाद अगला सवाल है कि इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? आहार, प्रहार, विहार, कहार। तो इसमें आहार में आ उपसर्ग है, प्रहार में प्र उपसर्ग है और विहार में वी उपसर्ग है, लेकिन कहार में कोई उपसर्ग नहीं है। तो आपका ऑप्शन द राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं, हमारे हरी हरिल की लकड़ी। वाक्य में हरिल शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पक्षी, मनुष्य, जानवर, संसार। तो हरिल शब्द पक्षी के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसके बाद अगला है कि परशुराम ने लक्ष्मण को काल के वश बताया क्योंकि वो उसको देखकर मुस्कुरा रहे थे। वसुओं के धनुष को छोटे मोटे धनुषों के समान बता रहे थे। वो परशुराम को चुनौती दे रहे थे। वसु धनुष पर ममता का कारण पूछ रहे थे। तो इसका राइट आंसर होगा वसु के धनुष को छोटे मोटे धनुषों के समान बता रहे थे, यानी कि आपके ऑप्शन ब राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं जो कि 5वां सवाल है, मुरझा मुरझाकर गिर रही पत्तियां का क्या संदेश दे रही है? तो मानव मूल्यों का, मानव जीवन की क्षणिकता का, आशाओं का या युद्ध का? तो मानव जीवन की क्षणिकता का संदेश दे रही है, जो कि आपके ऑप्शन ब राइट होगा। अगला है कि उत्साह शब्द, उत्साह किसको संबोधित करता है? तो उत्साह बादल, नदी, संसार या झरना? तो उत्साह बादल को संबोधित करता है, जो कि आपके ऑप्शन अ राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं, लेखिका के पिता शक्की किस कारण से थे? अपनों के विश्वासघात के कारण, जमाना खराब है, स्वभाव ऐसा ही है, तो बीमारी के कारण? तो इसका राइट आंसर होगा अपनों के विश्वासघात के कारण, जो कि आपके ऑप्शन अ हैं। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं, तेरी मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के लेखक कौन है? तो मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के लेखक यशपाल हैं, जो कि आपके ऑप्शन स राइट होगा। अगला है कि बाल गोविंद भगत के बेटे को मुखाग्नि किसने दी थी? पतौ ने दी, बाल गोविंद ने दी, गांव वालों ने दी या लेखक ने दी? तो इसका राइट आंसर होगा पतौ ने बाल गोविंद भगत के बेटे को मुखाग्नि दी थी, जो कि आपके ऑप्शन अ राइट होगा। इसके बाद अगला है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। इसमें लंगड़ा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पानवाला के लिए, कैप्टन के लिए, हालदार के लिए, सुभाष चंद्र बोस के लिए? तो ये लंगड़ा शब्द कैप्टन के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं, माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया था? तो माँ ने भोलानाथ के घाव पर मरहम लगाई, नीम के पत्ते का लेप, घास का लेप या पीसी हुई हल्दी? तो माँ ने भोलानाथ के घाव पर पीसी हुई हल्दी लगाई थी, जो कि आपकी ऑप्शन द राइट होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं, लेखिका ने गंगटों को किसका शेर कहा है? मेहनतकश बादशाहों का, मजदूरों का, किसानों का या आलसियों का? तो लेखिका ने गंगटों को मेहनतकश बादशाहों का शेर कहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप आराम से याद कर लीजिए। यहाँ पर ये उत्तर तालिका है, लेकिन यह अभ्यास मॉडल पेपर है, तो इसकी संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो के नीचे आपको 3-4 पेजों के अंदर बता दिए जाएंगे, तो उन पेजों को आप सबसे नीचे देखिए। इसके बाद अगला सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी, जिसमें है कि शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या तौल या माप का बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपके द्रव्यवाचक आएगा। इसके बाद अगला है कि जहाँ दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करके एक दूसरे से अधिक या कम बताया जाता है, वहाँ विशेषण की कौन सी अवस्था होती है? तो जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के मध्य तुलना की जाती है तो वह उत्तम अवस्था होती है। यहाँ पर आपकी उत्तम अवस्था आएगा। इसके बाद अगला सवाल है कि जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें क्या? इसके आगे आप देख सकते हैं कि जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ पर क्रिया विशेषण आएगा। हिंदी की प्रचलित उपसर्गों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर कहीं पर 3 मिलता है, कहीं पर 4 मिलता है। आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सटीक आपके 3 होगा। इसके बाद अगला सवाल है कि
जहाँ पर विसर्ग का लोप होकर उसके स्थान पर नया वर्ण आ जाता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अगला है कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान तथा उसके बीच में किसका लोप हो जाता है तो उसमें बीच में और या का लोप हो जाता है, और या का लोप हो जाता है। इसके बाद अगला सवाल है तीसरा सवाल, जिसमें आपको अपठित गंध्यास दिया गया है, उसको पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आप इस गंध्यास को आराम से पढ़िए, जिसमें बताया गया कि अनुशासन ही वह कुंजी है जिससे हम जीवन का विकास कर पाते हैं तथा सफलता के अनेक चरण छूते हैं। तो इसी तरह आप पूरा ये गंध्यास पढ़ सकते हैं। इसके नीचे प्रश्न दिए गए उसको आप आंसर दे सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पहला है प्रस्तुत गंध्यास का आपको शीर्षक बताना है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि अनुशासन ही वह कुंजी है, तो इसमें पूरे गंध्यास में आपका अनुशासन के बारे में बताया गया है, तो इसका शीर्षक होगा अनुशासन का महत्व। अगला दूसरा सवाल है कि अनुशासन कितने प्रकार का होता है, तो अनुशासन 2 प्रकार का होता है। जो यहाँ आप देख सकते हैं कि अनुशासन 2 प्रकार का होता है, पहला है आत्मानुशासन, दूसरा है बाह्य अनुशासन। अगला सवाल है कि व्यक्ति के जीवन का सघन साधना काल किसे कहा गया है, तो व्यक्ति के जीवन का सघन साधना काल विद्यार्थी काल को कहा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं विद्यार्थी जीवन व्यक्ति के सघन साधना का काल है, जिसमें वह स्वयं का शारीरिक, मानसिक और रचनात्मक विकास कर पाता है। अगला है सवाल, जिसमें आप देख सकते हैं अनुशासन के कौन कौन से प्रमाण हैं, तो अनुशासन के प्रमाण भी आप यहाँ देख सकते हैं। सूर्य का नित्य एक ही दिशा में उगना तथा इसी तरह अस्त होना अनुशासन के ही प्रमाण है। चंद्रमा, तारा, बादल सब का अपना अनुशासन है, तो यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं। अगला सवाल है जिसमें आप देख सकते हैं कि बालक के जीवन में स्थायी मूल्य कहाँ बनते हैं, तो विद्यार्थी जीवन में बनते हैं, और इसी तरह सभी आंसर आप इस गंध्यास में से देख सकते हैं। अगला है कि पतन शब्द का आपको विलोम शब्द लिखना है, जो आपको गंध्यास में से साट कर लिखना है। तो पतन शब्द का गंध्यास में विलोम शब्द विकास ही देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर ही है कि जिससे हम जीवन का विकास कर पाते हैं, तो पतन का विलोम शब्द विकास ही होगा इस गंध्यास के अनुसार। और इन सभी के आंसर इसी वीडियो के अंत में आपको 3-4 पेजों के अंदर एडजस्ट करके बता दिया जाएगा, तो आप वीडियो को अंत तक बने रहिए। आप उससे आंसर देकर पूरा मॉडल पेपर पहले हल कीजिए और फिर उस आंसर को मिला लीजिए, ताकि आप कितने प्रश्न सही हुए। तो आप वीडियो तक अंत तक बने रहिए ताकि आप सभी के आंसर जान सकेंगे। अगला आप देख सकते हैं चौथा सवाल है, जिसमें बताया गया है कि अपठित पद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें आप पद्यांश को पढ़ सकते हैं। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। ये समाधि, ये लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की, यानी कि इसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर इसको आप पूरा पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि प्रस्तुत गंध्यास का और पद्यांश का आपको शीर्षक लिखना है, तो इसका शीर्षक होगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि का महत्व। दूसरा सवाल है कि रानी की समाधि को किसका प्रतीक बताया गया है, तो रानी की समाधि को वीरता का प्रतीक बताया गया है, वीरता या स्वतंत्रता का प्रतीक बताया गया है। इसके बाद अगला है कि वीरों का मान सम्मान कब होता है, तो वीरों का मान सम्मान जब शहीद हो जाते हैं, यानी कि वीर गति प्राप्त कर लेते हैं, तो उसके बाद ही उसका मान सम्मान बढ़ जाता है। इसके बाद अगला है कि समाधि में किसकी राख की ढेरी छिपी हुई, तो समाधि में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की राख की ढेरी छिपी हुई है, और उसकी विशेषता आपको बतानी, तो आप इस पद्यांश के माध्यम से उसकी विशेषता को बता सकते हैं। अगला है कि रानी से अधिक समाधि को प्रिय क्यों कहा गया है, रानी की समाधि से सुंदर अन्य समाधियों के गुण कौन गाते हैं, तो इस सभी के आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, तो आप अंतिम तक जुड़े रहिए। आगे आप देख सकते हैं खंड ब है, जिसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको 40 शब्दों में देना है। कुल 7 सवाल हैं, सभी 2-2 नंबर के, यानी कि 14 नंबर का आपका खंड ब होने वाला है। इसमें आपको कम से कम 5 से 6 लाइन में उत्तर देना होगा। यहाँ पर आप 5वां सवाल देख सकते हैं, मजहब के प्रति समर्पित बिस्मिल्लाह खां काशी से बाहर होने पर बाबा विश्वनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा किस प्रकार व्यक्त करते थे। इसके बाद अगला सवाल 6वां सवाल है, जिसमें लेखक किस बात से भयभीत है, आप उसके भय को दूर करने के लिए क्या सुझाव देना उसी समझेंगे। अगला है फसल कविता का प्रतिपद्य आपको लिखना है। इसके बाद 8वां सवाल है कि क्रोध पर विनय और व्यंग्य का अलग अलग प्रभाव कैसे पड़ता है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। 9वां सवाल है कि मैं तारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है, ऐसा क्यों कहा गया है, माता का अंशल अध्याय के आधार पर आपको संक्षेप में यानी कि छोटे तरीके से लिखना होगा। अगला 10वां सवाल है, जिसमें आप देख सकते हैं नारगे ने धर्म चक्र की क्या विशेषता बताई, साना साना हाथ जोड़ी अध्याय के आधार पर आपको लिखना है। सबको सोम कर देना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना है, जिसमें सबको सोम कर देने, सबको समर्पित कर देना, और वाक्य में है कि देश के जवानों ने देश की रक्षा के लिए अपना सबको सोम कर दिया। अगला सवाल है जो खंड स है, जिसमें 12वें सवाल है कि आपको अब पठित गंध्यास दिया गया, यानी कि आपके पाठ्य पुस्तक में गंध्यास दिया गया, उसका आपको प्रश्नों के उत्तर देना है।
यहाँ पर आप पूरा गंध्यास पढ़ सकते हैं और उसके नीचे 4 क्वेश्चन पूछे गए तो उसका आप आंसर भी दे सकते हैं। जब रंगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो क्या परिणाम निकलते हैं? तो इसका आंसर आपको पहली पंक्ति में ही देखने को मिल रहा है। जब रंगों से लव की जगह लावा बहता है तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, ये तभी जाना जाता है। और अपने क्रोध से थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू शुरू हुआ था। यानी कि आपको यहाँ से यहाँ तक उत्तर देना होगा। अगला सवाल है कि राजेंद्र से शादी तक क्या चलता रहा? तो यहाँ आप अगली लाइन में देख सकते हैं, ये तभी जाना और अपने क्रोध को थरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला शुरू हुआ था तो राजेंद्र से शादी की तब तक चलता रहा था, यानी कि पिताजी से टक्कर लेने का। इसी तरह आप अन्य सवाल भी देख सकते हैं। इसके बाद इसके अथवा वाला गंध्यास है, इसको भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में आने की बहुत बहुत संभावनाएं। तो ये आप देख सकते हैं गंध्यास में कौन से मास का चित्रण किया गया है? तो आषाढ़ की रिमझिम है, तो आषाढ़ मास का चित्रण किया गया है। अगला है कि समूसा गांव कब खेतों में उतर जाता है? आषाढ़ की रिमझिम है, समूसा गांव खेतों में उतर पड़ा है, तो आषाढ़ की रिमझिम में समूसा गांव खेतों में उतर पड़ा है, इसका आंसर ये होगा। अगला है कि आषाढ़ की रिमझिम में बच्चे क्या प्रतिक्रिया करते हैं? तो इसका आंसर भी आप गंध्यास में ढूंढोगे तो आराम से मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसकी अंगुली एक एक धान के पौधे को। ये पूरा आप जब गंध्यास पढ़ोगे तो इसका भी आंसर आपको गंध्यास में ही मिल जाएंगे। अगला सवाल है, भगत जी खेत में रोपनी के साथ साथ क्या कर रहे थे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर सटा कर, यानी कि वो संगीत गा रहे थे, यानी कि रोपनी के साथ साथ संगीत भी गाया करते थे। इसी तरह अगला सवाल आप देख सकते हैं 13वां सवाल है, जिसमें आपको पंद्यास दिया गया और पंद्यास को पढ़कर उत्तर देना है। ये भी आपके पाठ्य पुस्तक में से दिया गया, यानी कि आपके पठित हैं। और इसके अथवा में सवाल दिया गया है, आप दोनों में से एक पंद्यास कर सकते हैं। 14वां सवाल है, आपको नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताइए कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? अथवा नवाब साहब ने अपने खानदानी रईस होने का भाव किस प्रकार प्रकट किया? लखनवी अंदाज व्यंग्य लेख के आधार पर आपको लिखना है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा वाले सवाल है, दोनों में से आपको एक कर सकते हैं। 15वां सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, फसल को हाथ के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? 3 नंबर का क्वेश्चन है, आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। अगला आता है खंड 10, जो कि लास्ट खंड है, जिसमें आप देख सकते हैं कवि मंगलेश डबराल का जीवन परिचय आपको लिखना है। और इसके अथवा में है कि राम वृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय आपको लिखना है। तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी वाला आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बेनीपुरी गांव में हुआ था, इसी कारण इसका नाम राम वृक्ष बेनीपुरी पड़ा था। 1899 में इसका जन्म हुआ था। इसी तरह इसका संपूर्ण आंसर इसी वीडियो के अंत में आपको बता दिए जाएंगे। अगला सवाल 17वां सवाल है, जिसमें आपको माता का आंचल पाठ में भोलानाथ द्वारा सुए के बिल में पानी डालना बच्चों को किस मनोवर्ती को प्रकट करना है? क्या ये उचित है? अथवा लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उसके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? इसके इसी तरह आप अगला सवाल लास्ट 18वां सवाल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित विषयों में आपको निम्न लिखना है, 300 शब्दों में लिखना है और ये आपके 100 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। तो इसमें आपको कम से कम 2 या 3 पेज में लिखना होगा, तभी आपको 100 नंबर ये आपको ये पॉइंट दिए गए इसके आधार पर ही लिखना है। जैसे पहला है कि चुनाव का दृश्य आप के चुनाव के दृश्य पर आपको निम्न लिखना है। ये आ भी सकता है क्योंकि अब चुनाव है 2024 में मई में, और अभी राजस्थान में अभी चुनाव हुए थे, तो ये आने की भी संभावना है। इसको आप आराम से याद कर सकते हैं। प्रस्तावना है, जिसमें आपको सबसे पहला पॉइंट लिखना होगा। दूसरा है कि लोकतंत्र में चुनाव की भूमिका, चुनाव के दिनों में दिखाई देने वाला दृश्य, मतदान केंद्र का दृश्य और राजनीतिक दल और उपसंहार। ये आपको जो ये पॉइंट दिए गए इसी पॉइंटों के आधार पर ही लिखना होगा। अगला निबंध है कि राजस्थान में बढ़ता जल संकट, इस पर आपको निबंध लिखना है। प्रस्तावना, जल संकट की स्थिति, जल संकट के कारण, जल संकट के निवारण के उपाय और उपचार। अगला है कि मोबाइल फोन छात्र के लिए वरदान या अभिशाप, यानी कि मोबाइल फोन आज दिनों दिन उपयोग बढ़ता जा रहा है, तो मोबाइल फोन पर आपको निबंध लिखना होगा। प्रस्तावना, मोबाइल फोन से लाभ, वरदान, जीवन शैली का अटूट अंग, मोबाइल फ़ोन से होने वाले दुष्परिणाम और उपसान, यानी कि मोबाइल फ़ोन से लाभ भी होते हैं और मोबाइल फ़ोन से हानियाँ भी होती हैं, तो आपको सीमित उपयोग करना चाहिए। अगला है चौथा निबंध, जिसमें यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, आपको मानना है कि यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो देश कैसे चलाता, क्या काम करता। यहाँ आप देख सकते हैं प्रस्तावना, जनता की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, प्रधानमंत्री बनने पर मेरे कर्तव्य क्या रह जाते हैं, देश के प्रति मेरे आदर्श क्या हैं, उपसार। ये आपको 5 पॉइंटों के आधार पर यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, तो ये चारों निबंध इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहला और चौथा निबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आप अगला सवाल देख सकते हैं, जो कि 19वां सवाल है। इसमें है कि स्वयं को रजनीश निवासी रतलाम मानकर अपने क्षेत्र के विद्युत अभियंता को बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए विद्युत आपूर्ति नियमित पर्याप्त रूप से करवाने हेतु आपको अनुरोध पत्र लिखना है। इसके अथवा में है कि स्वयं को बापू नगर निवासी हिमांशु मानकर शैक्षणिक
भ्रमण का वर्णन करते हुए अपने मित्र प्रियांशु को एक पत्र लिखना है। इसी तरह आपके 20वां सवाल है जिसमें आपको जो आज के इस मॉडल पेपर का लास्ट सवाल है कि आपके विद्यालय के SUPW शिविर में अनुपयोगी सामग्री की से निर्मित उपयोगी सामग्री की बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखना है अथवा रक्षक हेलमेट बनाने वाली कंपनी को बिक्री बढ़ाने के लिए 25-50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है। यानी कि आपको विज्ञापन लिखना होगा। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें आप विज्ञापन आराम से लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको विज्ञापन का फॉर्मेट बनाना आना चाहिए। और अब हम बात करते हैं इस सभी प्रश्नों के आंसर की जो आपको नीचे ही देखने को मिल रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये दूसरे मॉडल पेपर के आंसर हैं। ये खंड के आंसर हैं जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर हैं। ये रिक्त स्थानों के आंसर हैं। इसी तरह यहाँ पर ये तीसरे क्वेश्चन के आंसर हैं, चौथे क्वेश्चन के आंसर हैं यहाँ पर आप सब देख सकते हैं। इसके बाद खंड व के आंसर हैं जो आपके लघुतरात्मक सवाल है उसके आंसर है आप आराम से देख सकते हैं। इसके बाद खंड स के आंसर हैं जिसमें आपको 3-3 नंबर के और 86 नंबर के जो क्वेश्चन थे उसके आंसर हैं, तो इसको भी आप आराम से देख सकते हैं। अथवा वाले सवाल हैं तो इसमें दोनों के आपको आंसर दिए गए हैं, तो आप दोनों के आंसर देखकर आराम से लिख सकते हैं। 16 सवाल हैं जिसमें आपको कवि परिचय और साहित्य परिचय जिसका आंसर ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस राम वृक्ष वाले कवि परिचय को आराम से याद कीजिए, आपके आने की 100% संभावना है, तो इसको आप याद कीजिए। इसके बाद आपके चुनाव का दृश्य है जो आपके निबंध है उसका यहाँ पर पूरा हल दिया गया है। इसमें इसके बाद अगला है आपको जो आपके पत्र था उसका हल दिया गया है, इसमें दोनों पत्र बताए गए हैं। और लास्ट में आपको विज्ञापन का हल दिया गया है जिसमें आपके दोनों विज्ञापन बताए गए हैं। आप जो भी चाहें विज्ञापन लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए। हम हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।